सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि इस बार दिवाली के पटाखों से पर्यावरण को नहीं बल्कि एक खास वर्ग के उस एजेंडे को बड़ा नुकसान पहुंचा है जो कहता था कि आप ये देखिए कि इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या होता है और इसे आप इन 3 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, यह पटाखों के बैन पर लोगों का एक जनमत संग्रह है जिसमें लोगों ने यह बताने की कोशिश की है कि जब सरकारें तर्कशील न होकर ऐसे बेवजह के प्रतिबंध लगाती हैं तो लोग भी इसका प्रतिकार करते हैं। लोग ऐसे प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करते और इस बार भी दिवाली पर यही हुआ और लोगों ने सरकारों से बैन का एक तरीके से अपना बदला लिया है, यानी लोग स्वेच्छा से इस बैन को फॉलो नहीं करना चाहते। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से लॉकडाउन में अंदर रहने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि एक दिन आप बाहर निकलिए, जनता कर्फ्यू की अपील की थी और यह भी कहा था कि आप बाहर निकलकर एक दिन यह भी कहा कि थाली बजाइए और लोगों ने यह सब कुछ स्वेच्छा से किया। यानी जब सरकारें कोई ऐसा काम करती हैं जिसमें लोग उसमें तर्क देखते हैं तो लोग स्वेच्छा से उसका पालन करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है या कोई भी ऐसा आदेश आता है जिसमें लोगों की मर्जी नहीं है, लोग उसमें तर्क नहीं देखते, तो फिर लोग उसका पालन नहीं करते, जैसा कि पटाखों के मामले में हो रहा है। दूसरा, अब सरकारों को यह सोचना होगा कि दिवाली के पटाखों पर बैन लगाने से कोई लाभ नहीं, बल्कि उन्हें प्रदूषण को कम करने के लिए दूसरे मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा और यह ऑप्टिक्स की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, इससे उस मुहिम की भी पोल खुल गई जिसमें हर साल पटाखों से पर्यावरण को खतरे में बताकर दिवाली की छवि को खराब किया जाता है और कहा जाता है कि दिवाली तो मनाइए लेकिन बिना पटाखों के। और ऐसा करने वाले लोग एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर बड़े बड़े शहरों में पर्यावरण पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से भी हवा की क्वालिटी खराब होती है और यह हवा में प्रदूषण के स्तर को लगातार बढ़ाते हैं, क्लाइमेट चेंज का भी कारण बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुष्प्रचार सिर्फ दिवाली के पटाखों के खिलाफ होता है। अगर पर्यावरण की इतनी चिंता है ऐसे लोगों को तो सबसे पहले एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना बंद कर दें, गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसके बाद पटाखों को बंद करने की बात करें। आपने भारत की राजनीति में मुस्लिम कार्ड, दलित कार्ड, ओबीसी कार्ड, विक्टिम कार्ड जैसे कई शब्द देखे होंगे, लेकिन पहली बार अमेरिका के चुनावों में हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है जिसकी कॉपी आज मैं अपने साथ भी लेकर आया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ बर्बर हिंसा हुई और भीड़ ने इन हिंदुओं को अपना निशाना बनाया, उनके साथ लूटपाट की। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने न सिर्फ इन हिंदुओं की अनदेखी की बल्कि वो इस पूरे मामले पर चुप रहे। आगे डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि अगर वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो वो कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करेंगे और उनकी सरकार में भारत, मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को वो और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। तो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है, लूटपाट की जा रही है और वो पूरी तरह अराजकता की स्थिति में है। ये बयान हमारे देश का कोई नेता नहीं दे रहा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं। फिर वो लिखते हैं, ये मेरे रहते कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका के हिंदुओं को अनदेखा किया है। हम कट्टर वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से अमेरिकी हिंदुओं की रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन में भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम अपनी साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। तो 2 बातें आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं को अपने चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी ले रहे हैं अपने चुनाव प्रचार में। सोचिए, जब हमारे अपने भारत के चुनाव में हिंदू कभी मुद्दा नहीं बन पाते, कभी हिंदुओं की रक्षा कोई मुद्दा बनता ही नहीं और सभी पार्टियां
हिंदू वोटों को जातियों में बांटने की सोशल इंजीनियरिंग करती हैं, तब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में हिंदू एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं और वहां इसे डोनाल्ड ट्रंप का हिंदू कार्ड कहा जा रहा है। अमेरिका में ये सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं हिंदुओं के लिए। ये पहली बार है जब किसी दूसरे देश में होने वाले चुनाव में हिंदुओं को लेकर इतना बड़ा बयान दिया गया है और हिंदू इतना बड़ा मुद्दा बन रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि दिवाली का त्योहार कैसे फीका हो गया है या फिर लोगों का व्यवहार फीका हो गया है, और क्या अब दिवाली के त्योहार में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आज मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि अब वो दिवाली नहीं आती जब मां घर की सफाई में मेरी खोई हुई बॉल ढूंढ कर देती थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि पहले घर की जब सफाई हुआ करती थी, हर दिवाली से पहले घर की सफाई होती थी और बहुत सारा हमारा सामान ऐसा था जो घर में हम रख कर या तो भूल जाते थे या वो सामान घर में ही कहीं खो जाता था, और जब दिवाली की सफाई होती थी तब वो खोया हुआ सामान मिलता था। लेकिन क्या आपके घर में ऐसी दिवाली की सफाई होती है जब आपका खोया हुआ सामान फिर से मिल जाए? ये दिवाली की एक ऐसी अनुभूति थी जो इस त्योहार के बीतने के बाद भी हमारे अंदर कई दिनों तक जीवित रहती थी। तब दिवाली का त्योहार बहुत लंबा चलता था, उसकी जो खुमारी होती थी वो बड़ी लंबी चलती थी। पहले दिवाली आने का इंतजार होता था, लंबा इंतजार, फिर दिवाली आती थी और फिर दिवाली के जाने तक भी दिवाली का जो रस था हमारे अंदर मौजूद रहता था और ऐसा लगता था कि दिवाली का जो त्योहार है वो काफी लंबे समय तक हमारे मन पर राज करता था। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो गया है कि दिवाली का त्योहार कब आकर चला जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता, और लोग एक दूसरे से यही कहते हैं कि अब दिवाली में वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। और इस बार भी दिवाली के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे भी ये कहा कि उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया कि दिवाली में वो बात नहीं महसूस हो रही, दिवाली में वो मजा नहीं रहा जो पहले कुछ वर्ष पहले हुआ करता था। कब आई कब गई पता ही नहीं चला। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दिवाली में वो बात नहीं रही तो फिर थोड़ी देर हमारी बात सुनिए। दिवाली भारत का न सिर्फ सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है बल्कि हमारे देश का सबसे बड़ा सामाजिक त्योहार भी है, जिसमें परिवार के लोग, समाज के लोग इकट्ठा होकर इस त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन सोचिए, आज से 20 साल या 30 साल पहले हमारे घरों में जो दिवाली मनाई जाती थी, क्या अब भी हम वैसी ही दिवाली मना रहे हैं या वो बदल चुकी है? पुराने जमाने की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको आज। पिछले दशक की दिवाली कुछ ऐसी हुआ करती थी जहां अभी आप देख रहे हैं। पुराने जमाने की तस्वीरें हैं। पहले दिवाली का मतलब था परिवारों का इकट्ठा होना, अपने हाथों से घरों की साफ सफाई करना, घरों की पुताई करना, घरों पर नई झालर, लड़ियां लगाना, दिए जलाना, रसोई में अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन बनाना, माता पिता के साथ दिवाली के पूजन की सामग्री लाना, घर के गेट पर शुभ और शुभ लाभ लिखना, शुभ दिवाली लिखना, शुभ दीपावली लिखना, दिवाली के पूजन में सब परिवार शामिल होना। पूरा परिवार साल में एक बार जरूर इकट्ठा होता था, चाहे परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन सारे परिवार के सदस्य दिवाली पर वापस अपने घर जरूर आते थे। अगर सारे भाई हैं तो जरूर आते थे और पूरा परिवार एक साथ मिलकर दिवाली मनाता था और फिर लक्ष्मी पूजन के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेकर घरों के बाहर पटाखे फोड़े जाते थे। लेकिन सोचिए कि आज के समय में भी लोग इसी तरह से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। अब लोग दिवाली के पूजन से ज्यादा दिवाली के दिन या दिवाली के आसपास होने वाली दिवाली पार्टीज के बारे में सोचते हैं, ताश के पत्तों के बारे में सोचते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि वो दिवाली के दिन डिनर करने के लिए बाहर कहां जाएंगे। अब दिवाली शायद शॉपिंग तक सीमित रह गई है। इस बार भारत के लोगों ने दिवाली के मौके पर 4,25,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग की है, जिसमें सोने चांदी की खरीदारी भी शामिल है। दिवाली का त्योहार कभी भी पार्टीज, डिनर और शॉपिंग के बारे में था ही नहीं, महंगे कपड़ों के बारे में था ही नहीं, गिफ्ट्स के बारे में था ही नहीं। दिवाली के दिन जब भगवान श्री राम
14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब अयोध्या के लोगों ने शॉपिंग करके दिवाली का जश्न नहीं मनाया था, क्योंकि दिवाली का त्योहार शॉपिंग के बारे में नहीं था, यह भगवान राम के स्वागत के बारे में था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने दिवाली के त्योहार को शॉपिंग, दिवाली पार्टी और डिनर्स तक सीमित कर दिया है। और इसके बाद यही लोग कहते हैं कि दिवाली में अब पहले जैसी बात नहीं रही। पहले दिवाली पर पूरा की पूरा परिवार इकट्ठा होता था, उनके बीच लंबी लंबी बातें होती थी, परिवारों को अपनों के लिए समय मिलता था। लेकिन अब इस समय को भी मोबाइल फोन और रील्स ने उनसे छीन लिया है। अब दिवाली पर ज्यादातर परिवार रील्स बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, फोटो खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं, और माना जाता है कि अगर आपने दिवाली के त्योहार की कोई तस्वीर या रील्स सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की है तो आपने दिवाली का त्योहार मनाया ही नहीं। इस बार अकेले इंस्टाग्राम पर 17 करोड़ लोगों ने दिवाली पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं, 17 करोड़, और लगभग 2 करोड़ रील्स दिवाली पर बनाई गई हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब लोग दिवाली के पूजन से ज्यादा रील्स बनाने में और अपनी तस्वीरें खींचने में व्यस्त होते हैं। पूजा में किसी का ध्यान नहीं होता, ध्यान इस पर होता है कि जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमारी फोटो कैसी आ रही है, जब हम पूजा कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तब हमारी तस्वीरें कैसी आ रही हैं, और बाद में इन स्पेशल इफेक्ट्स डालकर इनकी रील्स कैसे बनाई जाएगी। सोचिए, जब दिवाली रील्स के लिए मनाई जाएगी तो दिवाली में आखिर पहले जैसी बात कहां रहेगी। और अगर परिवारों के इकट्ठा होने के बावजूद सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में ही व्यस्त रहेंगे तो दिवाली के त्योहार में एकजुटता और अपनापन आएगा कहां से। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इन रील्स को देखते हैं तो ये रील्स किसी महल की तरह बाहर से तो बहुत सुंदर लगती हैं, और ऐसा लगता है कि इन रील्स में दिखने वाले परिवार इस दुनिया के सबसे खुश परिवारों में से एक हैं। रील्स में सब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी स्वप्न लोक में है, जहां खुशियां ही खुशियां हैं। मकान बाहर से इतने शानदार दिखते हैं क्योंकि उन पर महंगी रोशनी लगाई गई है, महंगी महंगी लड़ियां लगाई गई हैं, बड़े बड़े लाखों के कपड़े पहनकर लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। लेकिन मकान बाहर से तो बहुत शानदार दिख रहा है क्योंकि उस पर लड़ियां लगी हुई हैं, पीछे रोशनी है, लेकिन मकान के अंदर कितना अंधेरा है ये शायद किसी को पता नहीं चलता, और शायद उसी अंधेरे को ढकने के लिए लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, रील्स बनवाते हैं। हकीकत यह है कि जो दिखता है वो कई बार होता नहीं, और इसी बात को आजकल लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और फिर कहते हैं कि इस बार दिवाली का त्योहार फीका था। लेकिन अगर आप इस पूरे बदलाव को करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिवाली का त्योहार फीका नहीं हुआ, बल्कि लोगों का व्यवहार फीका हो गया। अब लोग दिवाली पर एक दूसरे को मिठाइयां तो देते हैं, लेकिन उनके रिश्तों में मिठास नहीं होती। अब दिवाली पर रील्स बनाने की, तस्वीरें खींचने की, बड़ी बड़ी शानदार पार्टी होस्ट करने की, शॉपिंग करने की, एक दूसरे को महंगे से महंगा गिफ्ट देने की, दिवाली पर बिजनेस करने की, दिवाली के मौके पर नए क्लाइंट को खुश करने की एक होड़ मची हुई है। और लोगों ने दिवाली को एक शॉपिंग का त्योहार बना दिया है, चकाचौंध का त्योहार बना दिया है, जिसमें बिना पैसे के चकाचौंध हो नहीं सकती। जबकि ये शॉपिंग का नहीं बल्कि शुभ दीपावली का त्योहार है, जिसे शायद मोबाइल फोन ने, सोशल मीडिया ने बदल कर रख दिया है। तो पहले दिवाली की पूजा के बाद जो खील बताशे का सेवन होता था, खील बताशा बंटता था, अब उस खील बताशे की जगह ड्राई फ्रूट्स ने ले ली है, उस खील बताशे की जगह चॉकलेट्स ने ले ली है, महंगी महंगी फैंसी मिठाइयों ने ले ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 25 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, हर घर में कैमरा नहीं होता था, लोग रील्स नहीं बनाते थे, तब दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनकर क्यों तैयार होते थे? आज तो इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि फोटो खींचनी है, रील्स बननी है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान उस पर रहता है। लेकिन तब लोग तैयार होते थे अपने लिए, अपनों के लिए, फोटो के लिए नहीं। घरों में रंग रोगन और साफ सफाई तब क्यों हुआ करती थी? जब फोटो खींचनी ही नहीं, रील्स बननी नहीं, इंटरनेट है नहीं, घर में कैमरा है नहीं, तब लोग अपने घर की सफाई क्यों करते थे? क्यों इतनी अपने हाथों से रंगोली बनाया करते थे? दिवाली से पहले घर का रंग रोगन पुताई हुआ करती थी, नए कपड़े पहनते थे, अपनी रसोई में पकवान बनाते थे, व्यंजन बनाते थे।
पुरानी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहले की दिवाली कैसी मना करती थी। लोग बाजार से पटाखे लेकर आते थे। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होता था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए होता था। और सब कुछ दिल्ली में 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर एक लड़के ने एक भाड़े पर लिए शूटर की मदद से अपने 2 रिश्तेदारों की हत्या करवा दी। और यह हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आकाश नाम के एक व्यक्ति ने इस लड़के से 70,000 रुपए उधार लिए हुए थे और वो इस उधार को, इस पैसे को लौटाने से मना कर रहा था। जिसके बाद इस लड़के ने एक शूटर को भाड़े पर लिया और अपने ही रिश्तेदारों की दिवाली के दिन हत्या करवा दी। और यह सब कुछ तब हुआ जब ये सारे लोग मिलकर दिवाली मना रहे थे। इनका आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपए इसको देने थे और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की जरूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। तो सोचिए, जो भाड़े का जो शूटर था उसने दिवाली पर भी छुट्टी नहीं रखी, उस दिन भी काम कर रहा था। भारत में हर साल 5% से ज्यादा हत्याएं उधार ना चुकाने के कारण होती हैं और इनमें भी अधिकांश हत्याओं में दोस्त और रिश्तेदार शामिल होते हैं और इस घटना में भी यही हुआ है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के पुत्र रेहान वाड्रा को भी राजनीति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। और अपने वीडियो में तो उन्होंने रेहान को लॉन्च कर ही दिया है। हम दिवाली की बात कर रहे थे कि दिवाली पर क्या क्या होता है। राहुल गांधी ने भी दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपने भांजे यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये वीडियो उन्होंने अपने घर 10 जनपथ पर बनाया है। 10 जनपथ उनका पता है। ये एक सरकारी बंगला है जहां पर उनकी मां सोनिया गांधी रहती हैं और वहीं पर राहुल गांधी ने यह वीडियो बनाया है 10 जनपथ पर। और इसमें अपने भांजे को भी उन्होंने एक तरीके से इस वीडियो में लॉन्च कर दिया है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो में तो लॉन्च कर दिया, तो क्या राजनीति में भी लॉन्च करने वाले हैं। और इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें यह सरकारी बंगला पसंद नहीं क्योंकि यहां रहते हुए उनके पिता राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या हुई थी और इसलिए इन्हें यह घर पसंद नहीं है। और अब हम डिजिटल अरेस्ट के जरिए की जा रही साइबर ठगी पर आपके सामने बड़ा खुलासा कर रहे हैं और यह हमारी मुहिम का दूसरा हिस्सा है। आप अक्सर सोचते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट की साइबर ठगी में जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। और जब ये वीडियोस बनाते हैं जिसमें पुलिस वाले आपको पुलिस स्टेशन में बैठे हुए दिखाई देते हैं, ये वीडियो कहां से बनते हैं, ये लोग कहां से कहां बैठकर आपसे बातें करते हैं और साइबर ठगी करते हैं। तो हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इनके पीछे लग गई हैं और यह पता चल गया है कि ये लोग कहां से ऑपरेट करते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट का यह नेटवर्क साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों से चल रहा है, जिनमें कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में बैठकर साइबर ठग कभी पुलिस वाले बनकर, कभी सीबीआई, कभी ईडी और या कभी कस्टम्स के अधिकारी बनकर और कभी पार्सल के नाम पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और उनसे करोड़ों रुपए ठग लेते हैं। इन साइबर ठगों में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्हें भारत से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की सैलरी का झांसा देकर कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में ले जाया गया और उसके बाद इनका पासपोर्ट वहां पर छीन लिया गया और इन लोगों को साइबर स्लेव या डिजिटल गुलाम बनाकर ठगी के काम में लगा दिया गया।